हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस केयर क्लासेस। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि देखो यहाँ पर जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट है उनका हिंदी का पेपर ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न है हमारे पास में। 48 आउट ऑफ 48 आप कल स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सच बोल रहा हूँ, सच्ची। एक बार ये पूरा पूरा ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो आपके पास में हिंदी का पेपर आने वाला है वो यहाँ से ही आने वाला है। ऐसा ही एग्जैक्टली आपके पास में पूरा पूरा पैटर्न रहने वाला है। ऐसे ही आपके पास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम के अंदर। तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है कि आपको किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, वो बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वाला पूरा पूरा पेपर डिज़ाइन किया गया, हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर किया गया है। तो फिर उसी के रिगार्डिंग ये वाला पेपर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर, हम तो वर्चुअली मिल रहे हैं, एक तरीके से आप मेरे को देख नहीं पा रहे, मैं आपको देख नहीं पा रहा। तो एज अगर हम स्टूडेंट क्लास के अंदर होते तो आप क्या बोलते, यस सर बोलते। तो सबसे पहले तो जितने भी हैं वो सारे के सारे यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। सबसे पहले जितने भी देख रहे हो यस जरूर से टाइप कीजिएगा। देन फिर उसके बाद में ये वाला पेपर स्टार्ट करते हैं। ये वाला पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये आपके पास में 48 मार्क्स का रहने वाला है और आपके पास में जो रहेगा वो रहेगा 2.25 घंटे रहने वाले हैं। तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम है और आप हिंदी के पेपर के अंदर अच्छे से कर लोगे इसे। और बहुत आसान पेपर है, मैं आपको आंसर भी बताता रहूँगा साथ में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपके पास में यहाँ पर आपको विकल्प दिए हुए और उनका आपको आंसर देना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले तो आपको, अगर मेरे साथ में आपको 48 आउट ऑफ 48 स्कोर करना है, इसके लिए बस एक कंडीशन है कि आपको मेरे साथ में पूरा पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। अगर आपने मेरे साथ में पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर लिया तो कल गारंटी से आप अपने 48 आउट ऑफ 48 स्कोर कर लोगे। और ये वाला पेपर एग्जैक्टली वैसा ही पेपर है जो कि आपके कल पेपर में आने वाला है। तो ध्यान से इसको सॉल्व करना, हर एक चीज़ को ध्यान से समझो, हर एक चीज़ को ध्यान से सॉल्व करो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम के अंदर। तो फिर सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताओ कि फर्स्ट वाले का ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी से सारे सारे बताओ कि क्या आंसर है। देन फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो फिर यहाँ पर इसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, वो है कि सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो फिर सूरदास आपको पता होगा कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के एकदम से श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके पास में द एकदम से सही आंसर है। तो फिर फर्स्ट वाले का जो करेक्ट आंसर वो आपके पास में द एकदम से सही आंसर है। देन फिर उसके बाद में चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। तो फिर सेकंड वाले का आंसर भी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान कौन सा था। ए बी सी डी में से जो भी है जल्दी से कमेंट करके बताओ बस द में से कौन सा आंसर है। तो फिर आई होप कि आपने कमेंट किया होगा। तो फिर यहाँ पर सेकंड वाले का जो आंसर वो है आपके पास में ब, इसका एकदम से सही आंसर है। राजापुर इसका है सही आंसर और ये उत्तर प्रदेश में। तो फिर यहाँ पर ये एकदम से सही आंसर है, वो है ब इसका आंसर है। देन फिर थर्ड वाला है, थर्ड वाले का आंसर भी बताओ, फोर्थ वाले का भी आंसर बताओ। तीनों के आंसर बताने चाहिए, हर किसी को आंसर बताना होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे से करो, ऐसे फालतू के अंदर अगर देखोगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। साथ में मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फिर यहाँ पर थर्ड वाला है, थर्ड वाले के अंदर बोला गया कि कवि निराला की कविता उत्साह किस तरीके की है। यहाँ पर थर्ड वाले का आंसर जल्दी से बताओ। थर्ड वाले का जो आंसर है, आंसर इसका आप ही बताने वाले हो। देखता हूँ कि कितने लोग इसको सही करते हैं, कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी। तो थर्ड वाले का आंसर बताओ। और फिर उसके बाद में फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले के अंदर है कि नेताजी का चश्मा पाठ में लोग कैप्टन कहते थे। अब देखो यहाँ पर जो कैप्टन है, कैप्टन यहाँ पर कोई भी जो आपके अपने आर्मी जो होती है, आर्मी से यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है इसका। एक नॉर्मल सा आदमी था, उसी को यहाँ पर कैप्टन कहते थे, उसकी देशभक्ति को देख करके उसे कैप्टन कहते थे। तो फिर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में द इसका एकदम से सही ऑप्शन है। तो फिर फोर्थ वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास में द ऑप्शन इसका एकदम से सही है। और थर्ड वाले का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ। और फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर है कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक कौन थे। तो फिर यहाँ पर फिफ्थ वाले का आंसर बताइए कि कौन सा आंसर है। साथ में जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ, पोज करके कमेंट करते जाओ, ताकि पता भी लगे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और कितना आप लोगों के ऊपर से जा रहा है, पता लगनी चाहिए बातें। तो फिर यहाँ पर बाल गोविंद भगत के जो लेखक हैं उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका एकदम से करेक्ट आंसर वो ब ऑप्शन इसका एकदम से सही है। देन फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। तो फिर इन चारों के आंसर जल्दी से बताइए। इन चारों के आंसर पहले तो बताओ जल्दी से, जो भी हैं इनमें ऑप्शंस दिए हुए तो इनके ऑप्शंस लिख दो या फिर जल्दी से बता दो फर्स्ट सेकंड में से। देखो जितना सॉल्व करोगे उतना आपको बेनिफिट है, इसमें बेनिफिट आपका उतना ही होगा जितना आप सॉल्व करने वाले हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कि सूरदास के गुरु का नाम, सूरदास के गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य, एकदम से सही आंसर है। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर हुआ इसके अंदर है वल्लभाचार्य, इसका एकदम से सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है कि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में करी थी। तो अवधि, हिंदी में अवधि भाषा में करी थी। तो फिर इसका आंसर है अवधि, एकदम से सही है। और जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। और लखनवी अंदाज में पाठ में नवाब साहब
ट्रेन में बैठे बैठे क्या खा रहे थे, खीरा खा रहे थे, और खीरा खा भी नहीं रहे थे, वो उसको सूंघ करके फेंक रहे थे। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका करना है कि ये बैठे बैठे खीरा खा रहे थे। देन फिर उसके बाद में आपके पास में आता हुआ था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वाला है, इसके अंदर बोला गया कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो फिर यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में संज्ञा, इसका एकदम से सही ऑप्शन है। देन फिर उसके बाद में विशेषण क्या होते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। और जो यहाँ पर संज्ञा की जगह पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, तीन की डेफिनेशन मैंने एक में करवा दी, तो ये आपको याद रखना है। देन फिर यहाँ पर ये है ट्रू फॉल्स हैं, 11 से लेकर के 15 तक के ट्रू फॉल्स ऐसे लिख दो, चाहे से जो भी है पैटर्न, जैसे कि ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, जो भी है आपका पैटर्न वो जल्दी से यहाँ पर मेरे को हर किसी का चाहिए। चाहे से अगर आपको नहीं आता तो भी आप उसको ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन आपको करना ज़रूर है कि सर नहीं आ रहा है, ये बात आपको ज़रूर से इसके अंदर इंक्लूड करनी है। देन फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है कि नेताजी का चश्मा बदलता रहता था, ये एकदम से गलत है, तो इसका जो करेक्ट है यहाँ पर फॉल्स एकदम से सही है। और जो इसके अंदर है, नवाब साहब ट्रेन की फर्स्ट क्लास में थे, नहीं फर्स्ट में नहीं था, वो सेकंड क्लास के अंदर था, तो इस ये वाला भी ऑप्शन गलत है। और फिर उसके बाद में 13th वाले के अंदर की अनुपस्थित शब्द में अनु उपसर्ग है और उपस्थित मूल शब्द है, नहीं। यहाँ पर इसका जो सही रहने वाला है वो रहने वाला है अन, तो है यहाँ पर आपका उपसर्ग है, और यहाँ पर उपस्थित जो है आपके पास में वो है आपका मूल शब्द, तो ये वाला भी गलत है। तो फिर यहाँ पर तीनों की तीनों फॉल्स हो गए स्टार्टिंग वाले। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो 14th वाला है, 14th वाले के अंदर है कि गादी सुनो विश्वामित्र को कहा गया था। अब देखो ये एकदम से सही ऑप्शन है। अब ये सही क्यों है, क्योंकि गादी उनके पिताजी का नाम था, तो फिर यहाँ पर गादी सुनो उनका नाम हो गया, विश्वामित्र को कहा गया था, तो फिर ये एकदम से 14th वाला ट्रू है। तो अभी तक का जो हमारा पैटर्न रहा है, फॉल्स, ये भी फॉल्स, और ये वाला क्या था, ये भी फॉल्स था, और ये वाला ट्रू है। और लास्ट वाला देखते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, देखो यहाँ पर दोनों पद जब प्रधान होते हैं तो फिर उसके अंदर ये द्वंद्व समास हो जाता है, तो फिर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ट्रू है। तो फिर यहाँ पर इसके अंदर 3 फॉल्स थे, 2 ट्रू थे। तो बताओ कि कितने लोगों के अभी तक यहाँ पर 15 में से कितनों ने अटेम्प्ट किया, 15 में से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए मेरे को बता दो। और ऐसे भी ज़रूर से बताना जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, वो जीरो ज़रूर से लिखना कि जीरो आए हमारे सर, हम तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, हम तो बस पेपर में करके आएंगे सारी गलती, तो फिर वो ज़रूर से बताइएगा। देन फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 वाले के अंदर है कि केसर ईमानदार शिक्षक है, तो फिर यहाँ पर केसर का आपको यहाँ पर पद परिचय देना है, तो पद परिचय जल्दी से करके बताइए कि इसका पद परिचय होगा क्या। पद परिचय यहाँ पर केसर क्या है, यहाँ पर ये है कौन सा संज्ञा है, एक तो आपको इसके अंदर करना है कि संज्ञा है या फिर पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, वो सब आपको करना है। तो फिर देखो यहाँ पर केसर है, केसर क्या है, यहाँ पर आपके पास में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देन फिर उसके बाद में ये यहाँ पर क्या है, ये है पुल्लिंग है, और यहाँ पर इसकी ईमानदार है, यहाँ पर किसकी इसकी विशेषता भी बताई जा रही है। तो फिर यहाँ पर 16th वाले का करेक्ट आंसर यही होने वाला है। पद परिचय के अंदर आपको 3 पॉइंट जरूर से इंक्लूड करने होते हैं। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर 17th वाले के अंदर है कि निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, तो फिर यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर रामानुज, तो फिर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या है रामानुज, तो रामानुज का संधि विच्छेद कीजिए और लंकेश का कीजिए, यहाँ पर दोनों का संधि विच्छेद जल्दी से करके मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको एक प्रत्यय लगा करके कोई भी 2 शब्द बनाने, तो 18th वाले का आंसर भी आपको करना है। आप 18th वाला 17th वाला आपको करना है और 16th वाले के, और यहाँ पर जो 19th वाले के अंदर की आंखों के तारा मुहावरे को अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो फिर यहाँ पर आंखों का जो तारा है, मतलब एक तरीके से आप इसको कर सकते हो कि मैं अपनी माँ का आंखों का तारा हूँ, मतलब आंखों का तारा का जो मीनिंग है वो है यहाँ पर बहुत प्रिय। तो फिर यहाँ पर इसका जो करेक्ट आपके पास में वाक्य रहेगा ये रहेगा कि मैं अपनी माँ का आंखों का तारा हूँ, ये बात एकदम से सही है। देन फिर उसके बाद में 20 वाला है, 20 वाले के अंदर है अट नहीं रही, तो फिर कविता में किस महीने का वर्णन किया है, तो जल्दी से बताइए 20 वाले का आंसर बताइए। और 21 वाले के अंदर है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के सभी के देखो, अभी ये तो आप इतना बड़ा मत लिखना, अब आप एक काम करो, अपनी नोटबुक लो, नोटबुक के अंदर इन सभी के आंसर्स लिखते जाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इन सभी के आंसर्स तो टेक्स्ट बुक वाले तो आपको नोटबुक के अंदर लिख लिख के जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। देन फिर उसके बाद में है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, तो ये भी आपका एनसीईआरटी वाला है। और फिर 23 वाला है, स्वयं को राजकीय उच्च विद्यालय सीकर का छात्र मानते हुए अपने संस्था प्रधान विद्यालय को खेल कूद आयोजन करने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखिए। तो फिर देखो यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखो नाम नहीं दिया हुआ है, तो एक जो आपको बात क्लियर कर देता हूँ, मोस्टली आप क्या करने वाले हो, अपना खुद का नाम लिख दोगे। जैसे कि आपका नाम राहुल है तो आप राहुल लिख दोगे, नहीं आपका नाम नहीं लिखना है, ना खुद का लिखना है ना किसी दोस्त का लिखना है, आपको लिखना है बस लिखना है, ठीक है। अगर
अगर आपने अपना नाम लिखा तो वहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। तो नंबर नहीं कटवाने और रोल नंबर की जगह पर आपको यहाँ पर लिखना है 1, या तो 111 लिख देना, या फिर 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का लिख देना, ठीक है। रोल नंबर की जगह पर भी अपना रोल नंबर नहीं लिखना और ना अपना एड्रेस देना है। जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वही इंक्लूड करनी है और उसके अलावा कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, ना खुद की स्कूल का नाम, ना कोई और नाम। तो कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल्स पेपर के अंदर नहीं देनी है, अदरवाइज आपके नंबर काट लिए जाएंगे। देन फिर उसके बाद में आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 वाला है, 24 के अंदर है लखनवी अंदाज में पाठ ने यशपाल के जीवन व परिचय दीजिए। तो फिर यहाँ पर एक और जो बात आप याद रखिएगा कि आपको जीवन परिचय एक बार सभी की याद कर लो, जितने भी हैं अभी आपके पास में टाइम है, सभी का जीवन परिचय लिख लो, एक एक करके हर एक चैप्टर को लिखो और फिर उसके बाद में उसका जीवन परिचय अच्छे से लिख लो, क्योंकि वो पूछा जा सकता है, किसी का भी पूछा जा सकता है, तो आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हो। देन फिर 25 वाला है, 25 वाले के अंदर यह कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई में क्या संज्ञा दी और क्यों। तो फिर ये भी आपको पूरे पूरे जो टेक्स्ट बुक वाले हैं, अगर मैं इनके भी आंसर अगर आपको बता दूंगा तो आपके पास में यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से तो आपकी यहाँ पर ग्रामर वाले क्वेश्चंस बता दिए, तो ग्रामर में तो आपकी पूरी पूरे हो जाने चाहिए, ग्रामर आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो फिर आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक वाले तो खुद से अभी नोटबुक के अंदर लिखना स्टार्ट कर दो। देन फिर उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर है कि यहाँ पर आपको ये वाला भी आपकी एनसीईआरटी से ही है। फिर उसके बाद 25 वाला है माता का आंचल चैप्टर से के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो फिर ये भी आपको करना है। और एक और बात, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर शब्द सीमा दी हुई है, जैसे कि आपको 100 शब्द सीमा दी हुई है, तो 100 शब्द सीमा का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर 10 लाइनें कम से कम करनी है। अब ये नहीं है कि आप उसके अंदर जब इसको लिख रही हो तो हर एक शब्द को काउंट करो, ऐसा मत करना। आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप जब लिखोगे तो इसमें में आपने काउंट कर लिया, यहाँ पर की आपने काउंट कर लिया, तो ये शब्द काउंट नहीं होते। इसके अंदर जो शब्द हैं वो आपको ये मान के चलना है कि आपको 10 से 11 लाइनें लिखनी है 100 शब्द के अंदर। अगर मान लो कि आपको 30 से 40 शब्द कहा जाए कि 30 से 40 शब्द के अंदर लिखिए, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर 3 से 4 लाइनों के अंदर लिखना है। तो बस ये लिमिट रहती है, इससे ना तो ज़्यादा लिखना है ना इससे कम लिखना है। तो इसके अंदर अगर आपने शब्द लिमिट में लिखा तो आपके मार्क्स पूरे पूरे आने वाले हैं। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर आता हुआ था क्वेश्चन नंबर 28 वाले के अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, अभी दोनों के दोनों को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो और वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको तो अच्छे से सॉल्व करा करो, क्योंकि आपको पता नहीं कि एग्जाम के अंदर कौन सा आपको आ जाए। ऐसा हो जाए कि मान लो कि दोनों में से कोई सा ऐसा आ जाए कि जिनको कि आपको आता नहीं हो, लेकिन अगर आप अभी से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस जब करो तो अच्छे से करा करो, फुल ऑन दबा के प्रैक्टिस किया करो। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आता हुआ था क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आपको गद्यांश से गद्यांश पढ़कर आपको प्रश्न उत्तर देने। तो फिर यहाँ पर चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। तो फिर गद्यांश यहाँ पर वर्ष 2019 में चीन के मानव समाज के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी का जन्म हुआ था, जिसका नाम था कोविड-19, और कोविड-19 का दूसरा नाम कोरोना भी है। तो यही है वो कोविड-19 जिसकी वजह से आप लोग के पिछली बार पेपर नहीं हुए थे, लेकिन इस बार पेपर हो रहे हैं। और चीन में यह बीमारी पूरी दुनिया के कई देशों में आग की तरह फैल गई। देखते देखते दुनिया की महाशक्ति अमेरिका, विश्व गुरु भारत, ब्रिटेन, इराक, जापान, अफ्रीका सहित अनेक देशों में रोग असंख्या मिले और मिल गए मामले मिले। तो फिर यहाँ पर लाइलाज बीमारी में लाखों लोगों की जान पल भर में चली गई और आवागमन रुक गया और देशों की सीमाएं बंद हो गई। यह स्थिति 3-4 महीने तक भयंकर रही कि आम जनता ने सावधानी बरतना शुरू की और तथा मास्क, हाथ धोने, 2 गज की दूरी, आकरण, घर में बाहर न निकलना और समय निकलता गया। विज्ञान ने मानव के ज्ञान को सम्मान किया और इसके रोकथाम के टीके लगने लगे, और जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रमुख थे। चूंकि यह वायरस जनहित बीमारी अभी जड़ से खत्म नहीं हुई, फिर भी जनता की सावधानी से नियंत्रण है और हमें इससे बचने की समझदारी रखनी चाहिए। देन फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने रीडिंग करी थी, तो मैंने यहाँ पर जैसे कि एक तो डेट मार्क कर लिया था और मैंने यहाँ पर कर लिया था कि चीन के अंदर हुआ था और इसका नाम क्या था, वो था यहाँ पर आपके पास में कोरोना। तो फिर यहाँ पर जब भी कभी भी आप यहाँ पर अनसीन पैसेज को रीड करो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरे को मार्क करते हुए चलना है कि ये जो पैसेज है जब आपने इसको रीड किया तो यहाँ पर मार्क करते हुए चलो, ताकि आपको बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर इसके अंदर बोला गया कि कोविड-19 का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था चीन के अंदर हुआ था। तो ये हो गया यहाँ पर इसका। और दुनिया में विश्व गुरु किस देश को कहा गया है, तो फिर यहाँ पर जो आपके पास में विश्व गुरु भारत को कहा गया है। विश्व गुरु भारत, ब्रिटेन, ईरान, इन सभी देशों को भारत को कहा गया है। देन फिर 13th वाले के अंदर है कि कोविड-19 की बीमारी का दूसरा नाम क्या था, तो फिर कोविड-19 का जो दूसरा नाम था वो था कोरोना है। और फिर उसके बाद में 4th वाले के अंदर कि कोविड-19 की रोकथाम हेतु लगने वाले एक टीके का नाम बताइए। तो फिर यहाँ पर कोविशील्ड और आपके पास में कोवैक्सीन 2 नाम है। और कोविड-19 से बचने हेतु क्या क्या सावधानी रखनी है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है। तो ये देखो
एक बार में हमने सारे के सारे पैसेज को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपका भी पैसेज एक बार में सॉल्व हो जाएगा। बस जब भी सॉल्व करो तो उसको ध्यान से अंडरलाइन कर करके सॉल्व करना। देन फिर उसके बाद में आपके पास में आते हैं, यहाँ पर ये है आपके पास में पूरी पूरी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें तो आपको जो टेक्स्ट बुक वाले तो आप सभी की एक बार व्याख्या ज़रूर से पढ़ लीजिएगा और आपको आसानी से हो जाएगा। देन फिर जो 30 वाला क्वेश्चन है, 30 वाले क्वेश्चन के अंदर आपको निबंध लिखना है, जो कि आपके पास में 100 से 150 शब्दों का कहा गया, मतलब 10 से 15 लाइनों के अंदर आपको लिखना है। तो ये मान के चलो कि आपको एक पेज पूरा पूरा लिखना है और पूरा पूरा रिलेवेंट लिखना है। सबसे पहले जैसे कि मान लो कि अभी आपको मेरी प्रिय हिंदी भाषा के बाद मेरी प्रिय भाषा हिंदी भाषा के बारे में लिखना है। तो फिर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसकी रूपरेखा तैयार करनी है। फिर उसके बाद में इसके बारे में बताना है 4-5 पॉइंट, कम से कम आपके पास में 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए, जिसके अंदर की स्टार्टिंग और लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ करके आपके पास में 5 पॉइंट होने चाहिए, ताकि आपके फुल ऑन 5 में से 5 नंबर आएंगे। तो ये बात आपको ज़रूर से याद रखनी है और इस तरीके से आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना है और आप अपने पेपर को बहुत ही अच्छे से करने वाले हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हिंदी एग्जाम, और आप अपने पेपर को बहुत ही अच्छा करके आओगे और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, और बहुत अच्छा होगा। और आकर के ज़रूर से बताना कि पेपर कैसा हुआ आप लोग का, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और भी पेपरों के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।